जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम आपका होने वाला है और रेलवे से संबंधित, जैसे आपकी बात करता हूं, रेलवे पुलिस, आरपीएफ और एसआई का एग्ज़ाम भी आपके आने वाला है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जीके यानी सामान्य ज्ञान से संबंधित हम यहाँ पर टॉप 25 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है। तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है, तो आपको इसको अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाएंगे, ये आप लोगों को वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? जी हाँ दोस्तों, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, वह संविधान के किस अनुच्छेद में है, यह आप लोगों को इस प्रश्न के अंतर्गत बताना है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 335 में। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न की बात करते हैं, अगर प्रश्न नंबर 2 आप लोगों के सामने है। यहाँ पर है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया? दोस्तों, पहले संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था और उस सूची से इसको हटाकर क्या बना दिया गया? तो यहाँ पर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है ऐसा किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह किया गया था। तो आप लोगों को याद रख लेना है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर यहाँ से होने वाला है। अगर हम आगे बात करते हैं, आगे आप लोगों के सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे आप लोगों के सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर है, काठी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। अगर हम काठी की बात करते हैं, तो दोस्तों काठी पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख लोक नृत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पपेटी किसका त्योहार है? जी हाँ दोस्तों, एक त्योहार है जिसका नाम है पपेटी। तो ये किसका त्योहार है? आपके ऑप्शन है पारसियों का, जैन का, सिख का या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न के अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं, तो पारसी धर्म से संबंधित जो है वो पपेटी त्योहार है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम स्वीकृति कौन देता है? जो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती हैं, तो वहाँ पर आपको बताना है कि इसकी अंतिम स्वीकृति कौन देता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति देती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर होने वाला है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर है प्रश्न नंबर 6 कि महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न के अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं, तो पंडिता रमाबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को याद रख लेना है। आगे अगर आप प्रश्न आप लोगों के सामने है कि भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली अगर नदी की हम बात करते हैं, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है, हुगली नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को याद रख लेना है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 8। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? और यहाँ पर आपके ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, दादा भाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद या फिर महात्मा गांधी। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के आकलन की, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद रख लेना है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 9 आप लोगों के सामने है। यहाँ पर है, सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर, जिसको हम जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं, निम्न में से किसके मध्य अनुपात है? अगर यहाँ पर दोस्तों अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं, तो यह है नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के मध्य जो अनुपात है उसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर आप लोगों को याद रख लेना है। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 10 आप लोगों के सामने है। यहाँ पर है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? अगर सोडियम की हम परमाणु संख्या की बात करते हैं, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 जो है वो सोडियम की परमाणु संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
लुसाई जनजाति निवास करती है? जी हाँ दोस्तों, जो लुसाई जनजाति है वह कहाँ पर निवास करती है, आप लोगों को इस प्रश्न के अंतर्गत बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। आगे आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 12। सन 1527 में खानवा का युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? जी हाँ दोस्तों, जो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, इसमें बाबर ने किसको हराया था? तो राणा सांगा को हराया था। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को याद कर लेना है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 13। यहाँ पर है मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, मिल्खा सिंह की अगर हम बात करते हैं तो इनको हम द फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आता है प्रश्न नंबर 14 कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? अगर भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करते हैं तो वर्तमान में कुल राष्ट्रीय उद्यान 106 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट होने वाला है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15, यहाँ पर है एक शब्द ग्रैंड पिक्स, इसका संबंध किस खेल से है? अगर ग्रैंड पिक्स की हम बात करते हैं तो F1 जो रेस होती है, F1 जो फॉर्मूला रेस होती है उससे संबंधित है ग्रैंड पिक्स। यह एक अवार्ड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 आप लोगों के सामने है। अगर प्रश्न नंबर 16 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस वर्ष अंत्य स्थापित किया गया था? जी हाँ दोस्तों, संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वह किस वर्ष जोड़े गए थे, यहाँ पर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है 1976 में इनको जोड़ा गया था। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 की, तो यहाँ पर है भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? अगर भारत के नए उप चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो अजय भादु जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को याद कर लेना है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 18। यहाँ पर है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसको हम ICMR के नाम से जानते हैं, इसके महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों अगर हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राजीव बहल जो है वो ICMR के नए महानिदेशक बने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 है। यहाँ पर है भारत के बुजुर्ग किसानों तक आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसको किस वर्ष शुरू किया गया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 सितंबर 2019 को इसको शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को याद कर लेना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। यहाँ पर है महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? अगर महावीर स्वामी की यहाँ पर हम माता का नाम की बात करते हैं तो यहाँ पर इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनकी माता का नाम क्या था? ये गलत लिखा हुआ है। तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। आप लोगों को याद रख लेना है महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था। तो यहाँ पर आप लोगों को त्रिशला नाम याद कर लेना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों के द्वारा शासन किया गया था? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत में अगर बात करते हैं तो कुल 5 राजवंशों के द्वारा यहाँ पर शासन किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। दोस्तों अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। यहाँ पर आपके सामने है प्रश्न नंबर 22। चिल्लिया वाला युद्ध कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, चिल्लिया वाला युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1849 में चिल्लिया वाला युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को राइट आंसर आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्रश्न नंबर 23 है कि भारत में कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं? अगर भारत में नेपाल की सीमा से लगने वाले राज्यों की बात करते हैं तो कुल 5 राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आप लोगों को याद कर लेना है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्रश्न नंबर 24 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 500 के नोट पर किसकी आकृति बनी होती है? क्या बताना है? 500 के नोट पर किसकी आकृति बनी होती है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल किला। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को याद कर लेना है। और दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, कभी 500 के नोट से, कभी 100 के नोट से, कि कौन से नोट पर कौन सी आकृति बनी हुई है। तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में जरूर रखना है क्योंकि यहाँ से बार बार आपके SSC के एग्ज़ाम में खास करके ये पूछे जाते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
यहाँ पर है निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है, जो कैनिंग था वो भारत का गवर्नर जनरल 1857 के विद्रोह के समय पर था। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर है आपके लिए एक होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आपकी याद है तो ज़रूर बताना है, और नहीं है तो आपको रिसर्च ज़रूर करनी है और उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है। तो यहाँ पर है अर्थ ओवर डे कब मनाया जाता है, और आपके ऑप्शन है 25 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च या फिर 26 मार्च। तो इस प्रश्न का आपको आंसर ज़रूर बताना है। और यहाँ पर आपको वीडियो कैसी लगी है ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जय हिंद, धन्यवाद।